दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों की सजा पर करीब 2:30 बजे फैसला आ सकता है। सभी चारों दोषियों को साकेत कोर्ट लाया गया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में बुधवार को केस पर बहस पूरी हो गई थी। जज ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को चारों को रेप, हत्या की साजिश समेत 13 धाराओं में दोषी करार दिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। तो अब से कुछ देर बाद यानी आधे घंटे बाद बड़ा फैसला आ सकता है, उस फैसले का जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विप्लव अवस्थी, हमारे संवाददाता। विप्लव, किस तरह की गहमा गहमी है साकेत कोर्ट के बाहर? बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा ये। यही थे मुंबई गणपति विसर्जन की वजह से निश्चित रूप से गहमा गहमी की अगर बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अदालत परिसर की तरफ दिखाने की वो कोशिश करे। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर हैं मौजूद और लगातार जो बात की जा रही है कि जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है वो अभी भी यहां पर कंटिन्यू है। बहुत से यहां पर लोग आए हैं। मेरी बाईं तरफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब से आधे घंटे के बाद करीब ये फैसला आना है। भारी संख्या में मीडिया कर्मी आज इस पूरे कह सकते हैं एक बड़े फैसले को कवर करने के लिए आया है। केवल देशी नहीं, विदेशी मीडिया भी यहां पर भारी संख्या में है। प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, वेब है, मीडिया इसको आज के लिए कवर करने आया है। 2:30 बजे का समय तय है और जैसा कि बताया जा रहा है कि चारों अक्यूज को जो दोषी करार दिए गए हैं उनको अदालत परिसर में ले आया गया है, माफ कीजिएगा कोर्ट परिसर में ले आया गया है। और 2:30 बजे जैसे ही इसकी शुरुआत होगी, सेंटेंस को सुनाने की शुरुआत होगी, वैसे ही उन्हें अदालत परिसर में बुलाया जाएगा। लेकिन अहम बात है कि आखिर इसका जजमेंट क्या आना है, कैसे क्या सेंटेंस पर अपना फैसला आना है। देखिए, निश्चित रूप से हत्या के मामले में जिस तरह प्रोसिक्यूशन ने डिमांड करी है, फांसी की डिमांड की है, जबकि डिफेंस ने कई तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करी है और नरमी बरतने की अपील करी है। प्रोसिक्यूशन के अगर माने तो 4-5 प्रमुख उन्होंने पॉइंट्स यहां पर अदालत के सामने रखे थे। पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्रूटैलिटी का है। जिस तरह जघन्य तरीके से निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, इसके बाद उसकी हत्या हुई, उसको ब्रूटैलिटी के तहत रखा गया है। अदालत के सामने कहा गया एक हेल्पलेस लेडी थी निर्भया, बहुत पतली दुबली थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी जिस समय ये सब पूरा हो रहा था, तो हेल्पलेस लेडी बताया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताया गया है कि बाकायदा उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं और उसको सामूहिक बलात्कार किया, फिर इस स्टेज तक पहुंचा दिया जहां उसका बच पाना मुश्किल था। तो कई इस तरह की बातें कोर्ट के सामने रखी गई। उसको कोल्ड ब्लडेड जो मर्डर है वो बताया गया कि बाकायदा सोची समझी प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात अच्छी तरह से रखी। वो चाहते हैं कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन आपके बचाव पक्ष के वकीलों से भी बात हुई होगी, आखिर वो किस तरह से इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं मानते हैं। देखिए, बचाव पक्ष के अगर वकील की बात करें तो इसमें 4 में से एक मुकेश के वकील का साफ तौर पर कहना है कि वो हर चीज में इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन वो रेप में इन्वॉल्व नहीं था। वो मान सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो गाड़ी चला रहा था इसलिए उसका साथ देने की बात कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे हैं कि उसने रेप किया था। ये तो मुकेश ने अपना बचाव किया है। बाकी अगर 3 लोगों के आरोपियों की बात करें तो सीधे तौर पर बचाव में यही कहा गया है कि आतंकियों को इस देश में फांसी नहीं होती है तो इनको क्यों होनी चाहिए। साथ ही दूसरी बात कही गई है कि पारिवारिक इनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत यंग है, जवान है, जिसमें एक लड़का जो पवन गुप्ता है उसका बाकायदा एयरफोर्स में सिलेक्शन तक होने वाला है, पढ़ा लिखा है लड़का, बहुत यंग उम्र है। इसलिए ये सब ग्राउंड के आधार पर आजीवन कारावास की सजा की मांग की गई है, फांसी देने की मांग नहीं की गई है। फिलहाल अदालत के सामने अब ये दोनों तथ्य सामने हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की जहां तक बात है, प्रोसिक्यूशन ये बात कह चुका है कि आखिर ये क्यों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दिया गया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी कि जघन्यतम अपराध की क्या श्रेणियां हैं, उस श्रेणियों में ये अपराध आता है। और मैं आपको बताऊंगा राहुल कि अगर आज अदालत इसमें फांसी की सजा देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनेगा। जघन्यतम अपराध के मामले में ये कम से कम 1000 नहीं, 10,000 नहीं, मेरे ख्याल से लाखों में एक तरह का ऐसा अपराध होगा
जहां एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद उसकी पिटाई की जाती है, मारा जाता है उसको। इसके बाद रॉड का एक पर विप्लव जघन्यतम अपराध कहा जा रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम कहा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सूरज सिंह बने हुए हैं हमारे स्टूडियो में यहाँ पर, और उनसे हम सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील रखी कि वो आरोपी गरीब हैं, अनपढ़ हैं, कम उम्र है उनकी, इस तरह की दलीलें काम आती हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो दलीलें हैं वो नाकामयाब सिद्ध होंगी, क्योंकि सबसे पहले ये कहना कि मुकेश जो है उसने रेप में भाग लिया, या कानून ये कहता है कि अगर क्रिमिनल इंटेंशन के साथ आप कोई काम करते हैं तो सब व्यक्तियों का उतना ही दोष होता है। जैसे मान लो कोई बैंक को लूटने चले जाए और 4 लोग अंदर से बंदूक चलाएं और एक आदमी बाहर आके खड़ा रहे कि भाई मैं देखता हूं कोई आए नहीं, उसका भी उतना ही दोष होता है जितना कि जिन्होंने बंदूक चलाई। तो यहाँ जो सजा होगी चारों को बराबर होगी। पारिवारिक बैकग्राउंड और ये सब ठीक है, लेकिन इसका इस निर्दोष बच्ची का पारिवारिक बैकग्राउंड और जो इतने निर्दोष लोग हैं जिनकी बच्चियां हैं इन्वॉल्व हैं, उनका बैकग्राउंड भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। कंपैरेटिव हार्डशिप देखी जाती है, राइट ऑफ एक्यूज होते हैं लेकिन राइट ऑफ विक्टिम भी होते हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए आमतौर पर मैं फांसी के खिलाफ हूं, लेकिन इस केस को देखते हुए अगर इसमें फांसी नहीं हुई तो इससे घोर तो फिर महा कलयुग ही आ जाएगा कि अगर जिसमें आप कहेंगे कि फांसी हो। तो इसलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के कैटेगरी में आता है। सारे तथ्य इसमें पूरे हो। मुरारी जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, कानूनी जानकार हैं, आपसे एक सवाल है मेरा कि बचाव पक्ष के वकीलों ने एक दलील रखी वहां पर, उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया और कोट करते हुए ये कहा कि जिंदगी देना भगवान का काम है और जिंदगी छीनना भी भगवान का काम है। आखिर ये किस तरह की दलील थी? अभी राहुल, जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। जस्टिस वर्मा की कमेटी ने भी डेथ पेनल्टी को रिकमेंड नहीं किया। और आपको बताऊं 376 जो हमारा जिसमें बलात्कार के केसेस आते हैं, 376 डी है ये, 376 डी डील करता है गैंग रेप के साथ। तो उसमें भी अभी डेथ पेनल्टी नहीं है। उसमें क्या केवल चेंज हुआ है कि मिनिमम उसके अंदर सजा 20 ईयर्स होगी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये हुआ है। उसमें भी डेथ पेनल्टी का उसमें प्रोविजन नहीं आया है। ये जो आपने देखा कि ये सेक्सुअल ऑफेंसेस में चेंजेज आए हैं, तो चेंजेज इतना ही आया है कि उसमें मिनिमम ईयर फिक्स कर दिए हैं, डेथ नहीं जोड़ा है। बट ये जो केस है ये इसलिए स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस हो गया है क्योंकि इसका रेप के बाद डेथ हो जाता है इस लड़की का, और रेप भी बड़े निर्मम ढंग से हुआ है। तो 302 में डेथ की पेनल्टी आ जाती है जैसे ही एक्सपायर हो जाता है आदमी। एक नॉर्मल केस में आज भी अगर 376 होगा राहुल और गैंग रेप होगा तो उस केस में डेथ पेनल्टी नहीं होगी जब तक वो डेथ नहीं हो जाती, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट गैंग रेप और दोज इंजरीज, तब तक वो 302 नहीं आएगा। मुरारी जी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में इसे लाया गया, इसकी वजह से कहा गया कि फांसी की सजा की मांग की जा रही है। हमारे साथ विप्लव जुड़े हैं साकेत कोर्ट के बाहर से। विप्लव, आप कुछ कह रहे थे? देखिए राहुल, मेरे साथ जो पैनल बना हुआ है, 2 वरिष्ठ वकील हैं, वो निश्चित रूप से एक कानून के जानकार भी हैं, लेकिन मैं एक तरफ उनका ध्यान वहां की तरफ भी ले जाना चाहता हूं जहां 467 ऐसे मामले हैं जहां अगस्त का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 476 ऐसे मामले हैं जहां मौत की सजा मिली हुई है। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश में करीब 141 मामले हैं। इसी तरह करके राज्यवार अलग अलग उनकी लिस्ट है। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2012 में करीब 35 लोगों को जो सजाए मौत मिली थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। 2 ऐसे उनमें मामले हैं जिसमें बंटी है, जिसने 5 साल की एक लड़की का बलात्कार किया, रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही एक बीबी तिरके का मामला है, कर्नाटक का मामला है, 16 साल की लड़की के साथ किया था। लेकिन दोनों ही मामले में राष्ट्रपति ने बाकायदा क्षमादान दे दिया। आपको नहीं लगता है, चूंकि आप एक कानून के जानकार हैं, एक लंबी प्रक्रिया के बाद अगर ये फांसी की आज सजा दी जाती है तो निश्चित रूप से एक लंबी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति जाते जाते इनको फांसी होगी कैसे? डॉक्टर सिंह, इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। निश्चित रूपेण कोई भी राष्ट्रपति हो इस तरह के केस में वो माफी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उतनी जागृति नहीं थी उन सब केसों में जिसमें जो है माफी की गई है। दूसरे, राष्ट्रपति को भी कुछ स्टैंडर्ड देखने होते हैं, उस स्टैंडर्ड से भी देखा जाए तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबकी अदालत में ये केस फांसी का ही केस है।
तो साफ तौर पर सभी एक मांग कर रहे हैं कि ये फांसी का केस है। मुरारी जी, आपसे सवाल करूंगा यहां पर, ये केस दूसरे केसेस से किस तरह से अलग है? यहां पर सब कह रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम हुआ है, निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो बीभत्स तरीके से उसे अंजाम दिया गया। बाकी का यूजुअल जो केसेस होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं रेप और गैंगरेप के, क्या उनमें भी इस तरह की दलीलें दी जाती है? मैं बताऊंगा राहुल, आपके मार्फत विप्लव को भी बताऊंगा कि मेरा भी कहना यही है कि इस केस में इसका फांसी होगी, विद द रीजन कि जो स्थिति रही है हम सब ने देखा है, अपने आंख से फील किया है। और डॉक्टर साहब ने सही कहा कि जो मीडिया के माध्यम से ही एक एक आदमी को इस केस के एक एक स्टेप का पता लगा कि उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ और वो फिर कितना उसके साथ इंजरीज हुई, कैसे वो रोड पे उसको डाला, बस चढ़ा के मारने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें जो हैं राहुल और किसी से इसको अलग ले जाता है। एक तो सिंपल रेप प्लस वो मर्डर भी हो गया, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। और राष्ट्रपति तक जाते जाते तक अभी हम अपना ओपिनियन हम कुछ नहीं दे सकते कि कब क्या स्थिति होगी, बट आज की जो स्थिति है राहुल, इसमें जो सारे सर्कमस्टांसेज हैं वो कैपिटल पनिशमेंट की तरह ही ले जाते हैं। जाहिर तौर पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है सीधे साफ इशारा कर रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा मिलकर ही रहेगी उन चारों दरिंदों को। हमारे साथ संजय जोशी मौजूद है अहमदाबाद से, सामाजिक कार्यकर्ता। संजय जी, देश भर में कड़े कानून की बात की जा रही है, कड़े कानून बना देंगे तो इस तरह के मामले रुक जाएंगे, आप ऐसा सोचते हैं? आप लोग मैडम, आप लोग कहाँ से आए हैं? सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो जी संजय जी, आपसे सवाल है मेरा। हेलो संजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? फिर से सवाल पूछिए। संजय जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि देश भर में कड़े कानून की बताइए। जी, देश भर में कड़े कानून की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि कड़े कानून बना दो, इस तरह के मामले रुक जाएंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तरह के मामलों से डील करते आए हैं, आपको ऐसा लगता है ऐसा होगा? जी, सबसे पहले मैं ये जरूर बताऊंगा कि कानून तो कड़े चाहिए ही चाहिए। इस देश का लोगों की आवाज है कि अभी लंबे जो प्रोसेस चलती थी वो कानून नहीं चाहिए, ठोस कानून चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ कानून लाने से काम नहीं होगा, इस कानून की अवेयरनेस देश के आखिरी आदमी तक जाना चाहिए। मतलब समाज के अंदर पूरी अवेयरनेस आनी चाहिए। कानून का खौफ जो है वो हर लोगों के बीच पता या ऐसे अपराधियों के बीच आना चाहिए, तब जाके ये घटना कम हो जाएगी या रुकेगी। जाहिर तौर पर कानून का खौफ पैदा करना लोगों में जरूरी है। शबनम खान हमारे साथ मौजूद है। शबनम जी, कड़ा कानून कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कानून बना दो और इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छे से कर दो, लेकिन ये फिलोसफिकल बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। आखिर जमीनी तौर पर किस तरह से बदलाव आएगा? जमीनी तौर पर राहुल जी तभी बदलाव आएगा जब सबकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। आप देखिए, दामनी गैंगरेप के बाद भी जरा भी रत्ती भर कहीं आपको परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। आप चाहे वो बसेस का मामला ले लीजिए, चाहे सीसीटीवी की जो बातें की गई थी उसका मामला ले लीजिए, जहां लाइट्स नहीं थी वहां लाइट्स लगाई जाएंगी। जब इस देश का नागरिक जागेगा, जब मीडिया के सामने जब कोई बड़ा इशू होगा और मीडिया उसको लेकर उठाएगा, तभी आप क्या सिर्फ कोरी बातें करते नजर आएंगे। एक भी नेता ने दामनी गैंगरेप के बाद जैसे ही लड़कियों की सुरक्षा का मामला उठा, बड़े तौर पर सामाजिक लोग भी बाहर आ गए। युवा वर्ग, जिसको आप पॉपकॉर्न खाने वाला बताते थे, जिसको आप सिनेमा घर में फिल्में देखने वाला बताते थे, उसने आगे बढ़कर बिना किसी नेतृत्व के राहुल। लेकिन इस पर भी नेताओं के बयान कम नहीं हुए। अभिजीत मुखर्जी ने कह दिया डेटेड एंड पेंटेड विमेन पहुंची थी। मुझे तो बहुत शर्म आई और मैंने उनसे ये भी पूछा कि चलिए, आप उस औरत को कह रहे हैं कि वो बार डांसर थी या कहीं कैबरे देखकर आ रही थी, चलिए वो बाहर तो निकल कर आई। आपके तो राष्ट्रपति भवन को घेर कर खड़े रहे, माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय ने बाहर आकर बच्चों से बात तक नहीं की। मैं तो कहती हूँ हर उस औरत को सैल्यूट है जो घर में बैठी हुई थी या कहीं से भी निकलकर बाहर आई, उसने आवाज उठाने का तो काम किया। आपको तो जो आपके हाथ में सब कुछ है, हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, मीडिया हमें जागरूक करने का काम कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकती है। तो राहुल सब कुछ है, कर सकते हैं आप। जी शबनम, गांव तक अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं पहुंची? लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसके बाद से कई तरह के प्रोटेस्ट हुए, मार्च हुआ। आम जनता सिर्फ आवाज उठा सकती है और कानून बनाना सरकार का काम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सरकार का ही काम है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। शबनम जी, आपसे मैं बात करूंगा। छोटा से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्दी वापस लौटते हैं। निर्भया पर बड़ा फैसला आपसे कुछ ही देर में आने वाला है।